नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। संघ की शाखाओं में अब सरकारी कर्मचारी भी जा सकेंगे, यह निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। यानी इस पर जो प्रतिबंध करीब 58 सालों से लगा था वो हटा दिया गया। संघ की शाखाओं में होता क्या है ये लगभग सभी को पता है। वहां पहले शारीरिक व्यायाम होते हैं, फिर कुछ अवधि का बौद्धिक सत्र गोल घेरा बनाकर किया जाता है। घेरे में ही बैठते हैं वहां लोग, बौद्धिक सत्र जो भी किसी एक समसामयिक विषय पर चर्चा या राय लोगों की ली जाती। सांस्कृतिक संस्था के तौर पर ख्याति प्राप्त यह संगठन बीजेपी के पितृ पुरुष के तौर पर भी मशहूर है। बीजेपी जिन भी चुनाव में कमाल करती है, उस कमाल में उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा बड़ी भूमिका स्वयं सेवकों की होती है। जहां संघ उदासीन रह गया, वहां बीजेपी के लिहाज से नतीजे भी उदासीनता से ही भरे आते हैं। इस निर्णय से जाहिर है कि बीजेपी के खेमे में तो खुशी की लहर वाजिब है, क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी शाखाओं में शामिल होने लगेंगे तो उन्हें लाइन ऑफ एक्शन साफ दिखने लगेगा। कांग्रेस इस निर्णय का विरोध कर रही है। यह कह रही है कि सालों से लगे इस प्रतिबंध को हटाकर बीजेपी गठबंधन की मोदी सरकार ने मैसेज क्या दिया है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि इतने सालों से बीजेपी सरकारों ने इस पर प्रतिबंध आखिर क्यों नहीं हटाया था और अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब हटाना पड़ा। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से क्या बदलेगा इस निर्णय के बाद। संघ की शाखाओं को कहीं आश्रय स्थल तो नहीं बना लेंगे वे अधिकारी कर्मचारी जिनके काम विवादित हैं या विवादित होने की संभावनाएं हैं उनमें। क्या शाखाओं में नहीं जाने वाले अधिकारी कर्मचारी भी तो चिन्हित नहीं किए जाएंगे कि ये हमारे अपने नहीं हैं? क्या संघ की शाखाओं को सुरक्षा कवच की तरह तो नहीं समझने लगेगा सरकारी अमला? एक सवाल यह कि संघ की शाखाओं में नियमित जाने वाला तो स्वयं सेवक कहलाता है, तो क्या आप सरकारी अमला भी स्वयं सेवक कहलाने लगेगा? बहुत सारे सवाल हैं, इनमें एक सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या संघ कोई ऐसा फिल्टर अपनी शाखाओं में लगाएगा कि विवादित अधिकारी कर्मचारी सिर्फ अपने बचाव के लिए शाखा में शामिल तो नहीं हो रहे। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, तो अब सरकारी कर्मचारी भी बेरोक टोक आरएसएस की शाखाओं में जा सकेंगे, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। बीते दिनों ये निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। इस पर तकरीबन 58 सालों से रोक लगी थी। हालांकि सरकारी लोग जाते अभी भी थे, लेकिन तब उनके जाने पर खबरें बन जाती थीं और कैफियत देने की नौबत भी आ जाती थी। अमूमन 1 घंटे की संघ की शाखा के 2 सत्र होते हैं। पहला शारीरिक, जिसमें उपस्थित समूह की आयु वर्ग और क्षमता के हिसाब से व्यायाम कराए जाते हैं, और दूसरा बौद्धिक सत्र जो गोला बनाकर किसी एक विषय पर वहीं मैदान में ही होता है। जाहिर है कि बीजेपी से संबद्ध जितने भी लोग हैं उनके लिए तो यह निर्णय स्वागत योग्य ही होगा। देखिए, ये कांग्रेस का जो आग्रह था उसी का ही ये आदेश था, और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने चूंकि ये प्रतिबंध लगाया था और एमपी के संदर्भ में बात करें तो उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो संघ और कट्टर इस्लामिक संगठन सिमी को एक बराबर बताते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का इस विषय में विरोध आना लाजमी भी था। दिल्ली में उनके आला कमान को भी ये निर्णय खटका है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये प्रतिबंध तो कई सालों से लगा है और उसके बीच कई बार बीजेपी की सरकार भी केंद्र में आई, लेकिन तब भी ये प्रतिबंध नहीं हटाया गया। फिर अभी हटाने के मायने क्या हैं? कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास नहीं, तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। ये ठीक है कि संघ का परिचय राष्ट्रवाद को समर्पित एक सांस्कृतिक संस्था के तौर पर है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि वो बीजेपी का पितृ संगठन है
और राज्यों में बीजेपी की जीत में बीजेपी कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ी भूमिका संघ की होती है। सरकारी कर्मचारी कई बार अपने लिए सुरक्षा कवच की चाह में भी संघ की शरण में जाते रहे हैं। अब संघ को ही ये फिल्टर लगाना होगा कि विचारधारा के नाम पर कौन सरकारी कर्मचारी संघ से जुड़ रहा है और कौन सिर्फ आश्रय या संरक्षण तलाशने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का सबसे पहले आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाणी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं केदार सिरोही, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। केदार जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर वाणी से ही करते हैं। डॉक्टर वाणी, इसमें क्या आप मैसेज आप डिकोड कर पाई हैं? ये यदि फैसला लिया गया तो इससे संदेश क्या दिया है सरकार ने? प्रवीण जी नमस्कार करती हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता, और दिनेश जी आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपके तमाम श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति होती है जब वो सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार के प्रति अपना सेवा भाव समर्पित करता है, व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है और हम इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि ये एक विचारधारा निर्माण करता है। ये जो आदेश आया है इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे देश में, मैं बोलती हूँ पूरी जनसंख्या में जो लोग इस विचारधारा से प्रभावित होते हैं वो कहीं ना कहीं इस धरा पर अच्छी नीतियां, काम, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, उसमें भी भागीदारी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं महामारी होती है, कहीं कोई आपातकाल आता है, कोई आपदा आती है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचते हैं। सबसे पहले वहां स्वयंसेवकों का योगदान होता है और स्वयंसेवकों के माध्यम से हम बहुत विषयों पर काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य पे कर रहे हैं, हम वनवासी क्षेत्रों पे कर रहे हैं, हमारी आरोग्य संस्थाएं, वनवासी कल्याण आश्रम है, विद्या भारती है जो शिक्षा पर कर रही है। हमारे जितनी अनुषंगिक संगठन है वो तकरीबन समाज के हर वर्ग को स्पर्श करती हैं, समरसता का भाव देती हैं। और समरसता का भाव ही नहीं देती, समरसता के भाव में हम खुद ही इतने लिप्त हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, भेदभाव नहीं। आऊंगा डॉक्टर वाणी, मोटी सारी बातें ले ली। एक बार केदार जी को कर ले। केदार जी, समरसता का भाव पैदा करती है ये संस्था और जितनी धरा पर जितनी अच्छी नीतियां जो डॉक्टर वाणी कह रही हैं वो समर्पण, निस्वार्थ सेवा, ये सब होता है। तो अब जा रहे हैं अधिकारी तो जाएंगे, वो कम से कम गुड ह्यूमन बीइंग बन के निकलेंगे ना भाई वहां से। आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? सब दिक्कत नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा सुनने में ये लगा कि अभी तक जो हमारे यहाँ अधिकारी है जो बड़ी बड़ी एग्जाम देते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं, बड़ा बड़ा अपने पर्सनालिटी रखते हैं, वो सिलेक्ट होने के बाद में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए RSS में भेजने का बात कर रही है। एक बड़ी अजूबेबाजी बात लगी है मुझे। जो ऑलरेडी सक्षम है, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो कई तरह की हमारी लेयर है सर, उसको पास करके आते हैं, रिटर्न एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और वो अपने सब्जेक्ट के जो भी अपना विभाग होते हैं उसके स्किल्ड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, वो पूरे उसको रन कर रहे हैं। अभी तक जो देश आगे बढ़ा है वो इनकी बिना ट्रेनिंग के ही बढ़ा है। हम जो बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन की और ये तमाम तरह की चीजें, तो उसमें जो उनके विभागीय स्ट्रक्चर था उस पर रहा, पहली बात। दूसरा, जो हमारी संविधानिक दायरे में जो बहुत सी चीजें ऐसी है, उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है सर्विस का, वो उसमें कहीं भी इस तरह की संस्था को इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आप, अभी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना माने RSS का, RSS भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा काम करने वाला राजनीतिक संगठन है आज की तारीख में। हमने भी कहा राजनीतिक नहीं, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट कर बहुत तगड़ा तरीके से माहौल बना देता है। हाँ, सब वो मेरे गांव में कहते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान तो कान ही होता है सबके गांव में कहते हैं। वोट निकालने का, वोट निकालने का, वोट डालने का काम होता है। तो ये सारी चीज, अब चरित्र निर्माण की बात आई है तो सर मुझे नीट के जो हेड रहे हैं, UPSC के भी हेड रहे हैं, जो मध्य प्रदेश MPPSC के हेड रहे, वो भी संघ से थे
कई ऐसे लोग हैं जो संघ से रहने के बाद भी उनके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाए मुझे बताने में भी अभी थोड़ी सी शर्म आएगी। मैं मर्यादा का यहाँ पालन करूंगा। ठीक है। तो वो भी चीज यहाँ निकली है। ठीक तो है, पहला ही दोनों सवाल तरफ था, अगर अभी तो देखेंगे- बहुत वक्त है, एक बार दिनेश जी को इन करते फिर आऊंगा। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कि प्रवीण जी, जो मूल बात है वो है संविधान की बात है। और संविधान हमने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो संविधान का रहा। संविधान हमारा कहता है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार है और धर्मनिरपेक्ष पूरी हमारी व्यवस्था है। और उसके सभी कारण जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था क्यों है। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या कोई भी ऐसे संगठन जो एक धर्म विशेष के विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर धर्मनिरपेक्षता पर कहीं ना कहीं ये होता है कि आपका जो राज्य की नीति है धर्मनिरपेक्ष, उस पर सवाल खड़े होते हैं। और फिर सरकारी कर्मचारियों को पाबंदी के पीछे भी तो यही कारण है कि जब आप एक विचार परिवार में जाएंगे तो उनका विचार आपके दिमाग में होगा, आपके जहन में होगा। आप सर्वधर्म संभाव से तो काम नहीं करेंगे, एक विचार के साथ काम करेंगे। आपको सरकार की नीतियों में वो विचार दिखाई देगा। तो फिर जो बाकी धर्म हैं या उनको मानने वाले लोग हैं, तो उनकी जो स्वतंत्रता है या उनके जो अधिकार हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसा सोच कहीं ना कहीं रहा था। अन्यथा आप बताइए कि 1966 के बाद आज आपको क्यों हटाना पड़ा, जबकि कई राज्य सरकारों ने इसको पहले भी हटाया, कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस तरह के जब आप विचार के साथ कोई संगठन होता है, खासतौर पर धर्म आधारित विचार के साथ, तो सरकार को सोचना होता है कि हमें इस तरह के विचारों को किस हद तक प्रोत्साहित करना है। तो सरकारी कर्मचारियों को तो विशेष तौर पर यह पाबंदी थी कि आप किसी विशेष विचार में नहीं जाएंगे। इस तरह का जो सरकार इसको खोला है, तो कहीं ना कहीं एक तो आप ये कह सकते हैं कि आरएसएस को एक तोहफा दिया है, जो 100 साल उनके अगले साल होने वाले हैं ना, उसके पहले उन्होंने एक 100 ईयर पूरा, हाँ उनके, तो उस पर जो है एक कहीं ना कहीं इसका एक तोहफा दिया है। और दूसरा जो कहीं ना कहीं जो संविधान की जो लड़ाई है वो उसको भी जो है फ्रंट फुट पर आकर इस तरह की छूट देकर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहती। मुझे इसमें ये दो बड़ी वजह समझ में आती है। डॉक्टर वाणी को इनकर लेते हैं। डॉक्टर वाणी, जो दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई एक विचार धारा वाले परिवार के साथ यदि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और उनके ऑफिसर जाएंगे तो जाहिर है कि वो विचार उनके मानस में आच्छादित रहेगा। ये आशंका जो है वो दिनेश जी को है। देखिए, अगर किसी के मानस में जनता के हम जितने भी लोग यहाँ हैं, अगर हमारे मानस में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक होता है, राष्ट्रवाद जागरूक होता है, तो मुझे लगता है हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हम जो टिप्पा टिप्पणी अभी कर रहे हैं, तो आपको इतना भी बता दूं कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का अभिन्न अंग है। कहीं ये भेदभाव नहीं करता। अब मैं केदार जी से पूछना चाहती हूँ कि केदार जी, क्या आप नास्तिक हैं? क्या आस्तिक हैं? आप पूजा पाठ करते हैं ना? तो जब आप इतने पढ़े लिख गए हैं, आप तो विदेश से होके आए हैं, तो फिर आपको पूजा पाठ की क्या जरूरत है? आपको ये सब विचारधारा की क्या जरूरत है? हम सब कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से, किसी आस्था से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमें हमारी परंपरा, हमारी रीत रिवाज, हमारे धरती के जो हमारे मूल है, हमें उस पे हमारा समर्पण करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं हम जीवन व्यतीत कर सकते कि बस सुबह खाए, रात को सोए, दिन में कुछ काम कर लिया। हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य पूर्ति के लिए हम विचारधारा से प्रभावित होते हैं और उद्देश्य पूर्ति के लिए ही हम विचारधाराओं के अधीन आकर अनेक कार्यों में जुड़ते हैं और तभी हमें सफलता मिलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप जुड़े तो आप जानेंगे कि अनुशासन, समर्पण, सामान्यता, निस्वार्थ सेवा, ये क्या है, इसका अर्थ जानेंगे आप। जवाब ले लेते हैं। केदार जी, इतने सारे विश्लेषण आपने सुने हैं, आप बताइए कि भाई आपका भी जुड़ने का मन है क्या? वो कह रहे हैं कि भाई जब आप जुड़ेंगे तब समझ पाएंगे कि इन चीजों के मायने क्या है। मुझे पहले तो बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी बहन तो वैसे उन्होंने मुझे हिंदू का बता दिया, वैसे वो हिंदू नहीं है।
सबसे पहली बात। पर मुझे उन्होंने मेरा धर्म मुझे ही बता दिया, बड़ी बात लगी मुझे पहली। दूसरी बात यह है कि सर संघ 100 साल पुराना है और हमारा समर्पण सदियों पुराना। आजादी के पहले भी हमारे परिवार वाले थे ना, वो जंग में लड़ लिए देश के लिए। हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज, ये हमारे घर ताम्रपत्र लगे हुए हैं, वो हमारे अनुशासन सर हमारे यहाँ बहुत पहले से है। प्रकृति जब से आई है तब से हमारा धर्म है, अनुशासन है, समर्पण है, हमारे यहाँ सेवा है। ये सेवा आजकल तो इनकी बिजनेस सेवा हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि वहां जाके ईमानदार। सर भारतीय जनता पार्टी का क्या हर एक नेता ईमानदार है? और अगर ईमानदार है तो ये रातों रात ऊपर कैसे बढ़ रहे हैं? मतलब ये बड़ी एक प्रश्न चिन्ह। भाई आप उधर तो ईमानदार बन के आ रहे हो, तो ये अचानक आप तो पहले अपने अंदर ही उसको सॉल्व करो, क्योंकि सबसे ज्यादा सुन लेते, पहले पूरी बात सुन लेते, फिर आऊंगा आपको दिनेश जी के पास आऊंगा। अभी तो वक्त है। हाँ बोलिए केदार जी। दूसरी बात देखिए, हमारा जो देश है वो संवैधानिक मूल्यों से चलता है, सर्विस ऑफ फोर्स चलता है। एक तरफ आप मदरसों पे बड़ा चिल्लाते हो, चिंगारते हो, एक मदरसे की शिक्षा का जो कि सरकार के कंट्रोल में, तो वहां पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। इधर आप जो अधिकारी है उनको आरएसएस में ला रहे हो, और आरएसएस में लाने का सिर्फ आपका उद्देश्य है कि एक विचारधारा को प्रमोट करना। ये पक्षपात जो आप न्यू डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा जो नुकसान है वो देश को होगा। उनकी जो आपने पहली बात भी कही थी, इनको भी होगा। मैं दिनेश जी को करता हूँ। दिनेश जी, कई बार कुछ एक लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, मैं बात कर रहा हूं अधिकारियों की, संघ से जुड़े हुए लोगों की नहीं। अधिकारी कुछ जो करप्ट हो जाते हैं, जो विवादित हो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि संघ की नजदीकी आ जाए। वो जानते हैं कि केयर ऑफ कितना बड़ा है वो बीजेपी के लिए, कि भाई संघ के किसी लीडर का अगर मान लो संरक्षण मिल गया तो फिर कोई उन पर टच नहीं कर सकता, उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। तो आपको नहीं लगता कि कैसे फिल्टर लगाएगा संघ? फिर लोग स्वार्थ से भी जाएंगे, जो करप्ट अधिकारी हैं वो जाएंगे शरणागत इसलिए होंगे कि भाई ये बचा लेंगे मुझे, क्योंकि मैं चिन्हित हो चुका हूं कि मैं संघ की शाखाओं में जाता हूं। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं भी ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने कांग्रेस सरकार में बिल्कुल जो विचार था संघ का, उसके खिलाफ दिग्विजय सिंह का साथ दिया। हाँ। और मैं पिछले 20 साल में हमने ये देखा कि उनका विचार अचानक परिवर्तन हो गया। हाँ, तो विचार परिवर्तन हो गया तो कहीं ना कहीं एक जो सत्ता के साथ जो विचार होता है वो उसके कारण परिवर्तित हो गया। तो जो बहुत सारी चीजें होती है वो अपने लाभ हानि को ध्यान में रखकर वो देखते हैं कि हमें किस विचार के साथ जाना है, किस विचार के साथ नहीं जाना, कहाँ कौन सा जो है हमको संबद्ध होना है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो इस बात को जानती है कि यदि संघ में यदि हम जाएंगे तो हमारे सारे अपराध माफ होंगे। और अभी भी आप देखिए बहुत सारी चीज़ों में हमने कई बार ये देखा है कि ये होता है कि साहब संघ से लिख के आया है इसलिए इनकी पोस्टिंग करना पड़ी है, संघ ने ऐसा किया है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा है। तो जब आप संघ एक विचार के साथ आगे बढ़ रहा है और संघ सरकार में दखल दे रहा है तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसके यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर क्या होगा प्रवीण जी? जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया, जो हुआ है कि आप जो है अपने जो भी फल की दुकान है, खाने की दुकान है, आप अपनी लिखिए कि आपका नाम क्या है, प्रोप्राइटरशिप क्या है। ये कौन सा विचार है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो आपको एक डिवीजन कर रहा हो सोसाइटी में? उसे क्या कहेंगे? क्या इस विचार को आप ब्यूरोक्रेसी में ले जाना चाहते हैं कि इस तरह का जो विचार हो वो सरकार में भी रिफ्लेक्ट करे? तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तो वैसे भी जो है सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो है एक कोशिश यही है जो कि एक जो है विचार को सुदृढ़ किया जाए, व्यवस्था में सुदृढ़ किया जाए, नई नौकरशाही आए, वो एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो जो देश में। एक इसकी ये शुरुआत होगी यदि इस तरह की जो है डॉक्टर वानी एक आशंका और ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बनाने की बात है। दूसरा जो मैंने सवाल उठाया था उसे एक अलग तरह से तर्जुमा करके आपकी तरफ लेके आता हूं कि ऐसे में वो अधिकारी चिन्हित नहीं हो जाएंगे या कर्मचारी जो शाखाओं में नहीं जाते, फिर उस जिले में, उस इलाके में, उस ब्लॉक में, उस तहसील में ये चिन्हित हो जाएंगे कि अच्छा ये संघ से दूर रहने वाले लोग हैं। तो ये भी तो खतरा है कि वहां भी डिवीजन हो जाएगा अधिकारियों का। देखिए ये तो पहले भी होता था प्रवीण जी, जो कुछ लोग नहीं प्रभावित होते थे हमारे विचारधारा से, वो नहीं आते थे। तो ये तो उनका स्वयं का निर्णय है, ये फ्रीडम तो है। आपको नहीं जाना मत जाइए, आप केदार जी को नहीं जाना है तो मैं जबरदस्ती तो उनको शाखा नहीं लेके जा सकती हूँ।
पर मैं आपत्ति एक चीज पे दर्ज करना चाहूंगी जो दिनेश जी ने अभी कही। दिनेश जी, जब हम ऑटो में बैठते हैं और वो ऑटो को हम पहले लाइसेंस प्लेट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि उसपे जो चला रहा है उस वाहन को, उसके बिल्ले पे उसका पंजीयन नंबर, नाम, सब डिटेल्स हैं कि नहीं। तो अगर दुकान पर कुछ जानकारियां 2006 के जो कानून बने हैं वो दर्शाने के लिए कहा है, तो उसमें क्या बुराई है? हम राजनीतिकरण कर रहे हैं यहाँ पर। अगर नई शिक्षा नीति के अनुसार हमने कुछ पाठ्यक्रम बदले हैं, क्योंकि अंग्रेजों की तो डिवाइड एंड यू थ्रो अवे, तुष्टीकरण की जो राजनीति थी, कांग्रेस जिसको अडॉप्ट कर चुकी है, गले लगा चुकी है, चूम चुकी है, हम उसके तहत हमने हमारे हिंदू जो इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उनके बारे में तो हमने कई नाम भी नहीं सुने। अगर पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव आ रहा है, नई शिक्षा नीति कुछ नया पहल करने वाली है, तो बुराई क्या है? नवाचार करके देश को अगर हम आगे लेके जा रहे हैं, हम नए विकल्प दे रहे हैं, तो उसमें क्यों हम ऑब्सोलीट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के तहत हम फंस जाएं? अब जवाब ले लेते केदार जी, जवाब। और दूसरी बात यह है कि जो दिनेश जी ने भी कहा वो कि भाई ठीक है, जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे, और वाणी जी भी कह रही है कि जिन्हें जो निष्ठा और आस्था रखते थे वो पहले भी आते थे, तो क्यों डरना कि भाई सारी ब्यूरोक्रेसी जो है एक खास आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ जाएगी? नहीं जाएंगे सारे लोग भाई, एक इत्मीनान दिलाया जा रहा है आपको। सर 6 महीने बाद इस विषय पर अपन डिबेट करेंगे, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आके विरोध करेंगे कि वो फलाना साहब हमारी सुन नहीं रहा है क्योंकि वो संघ का आदमी है। इनके हैं ये लड़ाइयां 6 महीने बाद हम लोग करेंगे। नहीं, इनने राष्ट्रवाद की बात और अंग्रेजों की बात की। अरे इतिहास पढ़िए जी, अंग्रेजों के दोस्त तो आप थे, अंग्रेजों के मुखबिर आप थे, अंग्रेजों के लिए काम करने वाले लोग आप थे, हम लोग नहीं थे। हम लोगों ने तो अंग्रेजों से डट के लोहा लिया, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग फांसी चढ़े, हमारे लोगों ने कई तरह की प्रताड़नाएं झेली है। तो हमको मत सिखाइए राष्ट्रवाद, इस देश को मत सिखाइए राष्ट्रवाद। ये जैसे जवाहरलाल नेहरू इनबिल्ट है। देखिए, अरे गांधी परिवार की आपकी बारी में वो बोलेंगे, शोर जैसा रहेगा, सुनते तो हैं क्या कहना चाह रहे हैं केदार जी। हाँ बोलिए। 4 पुश्तें, अरे आप ये मैडम 4 जनरेशन इनको बीच में बोल। अरे मैडम पहली बात तो आप खुद हिंदू बनिए, आपको हिंदू संस्कृति से इतना लगाव है, पहले अपने आप को खुद को हिंदू बनाओ, पहले तो अपने आप को हिंदू बनाओ। आप हिंदू बनो, हम हिंदुओं को फिर सिखाना। देखो यहाँ बैठ के हिंदू बात रखो, हिंदू पे हमको ज्ञान मत दो। आपको मेरे धर्म का ज्ञान नहीं। ठीक है, अब सुन लेते केदार जी की बात, पर तीसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा। केदार जी बात पूरी करिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है जी, मेरा ये कहना है सर कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रॉफिट के लिए, सत्ता को काबिज देने के लिए अंग्रेजों के जितने भी नियम थे वो अक्षर से लागू करने की कोशिश कर रही है, और ये जो अक्षर से लागू हो रहे हैं ये संविधान और देश के लिए बहुत खतरनाक होंगे। लोगों को जो न्याय मिलने की उम्मीद है उनमें बड़ी बाधा बनेंगे। ये निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को, देश की सरकार को बचना चाहिए। सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। दिनेश जी वक्त अगर रहा तो क्लोजिंग के लिए, छोटे क्लोजिंग के लिए आऊंगा। एक बार दिनेश जी को करते हैं। दिनेश जी, यही सवाल जो मैंने डॉक्टर वाणी से पूछा था, उसका एक सिरा आपसे मैं पूछ चुका था ऑलरेडी, वो यही कि जिस भी जिले, ब्लॉक, तहसील में जो नहीं जाएगा, मतलब जो जाएगा वो तो ठीक है, वो गुडी टाइप का फील करेगा, वो उसका पावर बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, हो सकता है कि प्रशासन में थोड़ा दखल भी बढ़ जाए, लेकिन जो नहीं जाएगा वो भी तो चिन्हित हो जाएगा कि साहब ये तो हमारा नहीं है ये आदमी। देखिए प्रवीण जी, ये तो अब आगे जो चिन्हित होगा या अभी जो चिन्हित हैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। आप देखिए ओवरऑल आइडेंटिफाई कर रखे हैं। यदि आप और हम मीडिया में इस विचार के साथ बात नहीं करें या इस पर सहमति जाहिर नहीं करें तो क्या कहा जाएगा हमको कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये हमारे नहीं है, ये तो कांग्रेसी हैं या किसी और विचार के हैं। तो ये जो है ये तो उसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि हमें जो है ये आइडेंटिफाई करना है कौन किस विचार का है, कैसा है, माने सरलीकृत हो जाएगा। अब ये कोई अलग से गणना करानी नहीं पड़ेगी, वो सरलीकृत गांव से लेकर शहर तक हो जाएगा। बोलिए। हाँ बिल्कुल उसी के हिसाब से आप देखिए जितने भी हैं, आप कहीं ना कहीं आप कर्मचारी, अधिकारी, संगठन या जो भी लोग हैं, हर जगह वो यही कोशिश करते हैं कि साहब कौन करीब है,
संघ का कौन करीब है, संघ के नेता के करीब कौन है। आप देखिए पूरा जो है, एक विनय सहस्त्रबुद्धे जी का जो मुझे नाम याद आता है कि उन्होंने तो पूरा ट्रेनिंग देते थे, वो मंत्रियों को कई जगह उनके संगठन ने ट्रेनिंग दी, इसी बात की तो ट्रेनिंग देते थे, इसी कि उनको कैसे क्या करना है, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में है, लेकिन ठीक है उसको दिनेश जो जी, माफ कीजिए, बिल्कुल रुकना सामने ले पड़ेगा आए हैं, मुझे। ऑफिशियल उसमें वक्त ले आए हैं, इजाजत नहीं देता वो इससे निश्चित ज्यादा तौर पर आगे जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ठीक है, सांस्कृतिक संस्था के तौर पर संघ एक बड़ा संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघ को ही फिल्टर लगाना पड़ेगा कि वो लोग शरण में नहीं आ जाएं, जैसे हमने बात की शुरुआत की थी कि जिनका काम ही है गड़बड़ करना, जो है ही विवादित, मैं अधिकारी कर्मचारियों के संदर्भ में कह रहा हूं, उनका फिल्टर लगाना होगा और उन्हें अगर आ भी रहे हो तो मना करना होगा, तभी इस उद्देश्य की जो सार्थकता है वो पूरी हो पाएगी। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए VS TV।